हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज 15 अगस्त है और हम आज आजादी का 76वां जश्न मना रहे हैं, वर्षगांठ मना रहे हैं। इस मौके पर पूरे देशवासियों को, सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद हम देते हैं और हमें आशा है, उम्मीद है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की तरक्की, देश में सौहार्द, ये ठीक ठाक रहे, अच्छा रहे, ये हमारी आपकी हमारी कामना है, हमारी उम्मीद है। आज बहुत ही अहम एक इंटरव्यू में आपके सामने पेश कर रहा हूं जनाब राम पुनियानी जी का। राम पुनियानी जी 1945 में, यानी मुल्क की तकसीम से पहले, पाकिस्तान में जो इस वक्त शहर है झंग, वहां आपका बर्थ हुआ, वहां आपकी पैदाइश हुई और उसके बाद, मुल्क की आजादी के बाद, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स नागपुर महाराष्ट्र में आकर के बसे और उन्होंने तब से अब तक देश के मुख्तलिफ हालात को देखा है, बहुत नजदीक से महसूस किया है और आपने एक रुख अपनी जिंदगी का इख्तियार किया है। उसमें आप हिंदू फंडामेंटलिज्म के खिलाफ बहुत मजबूती से खड़े हैं और मानवाधिकार के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी जो बैकग्राउंड है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, वो है आप प्रोफेसर रह चुके हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में और फॉर्मर सीनियर मेडिकल ऑफिसर आईआईटी बॉम्बे में रह चुके हैं। आपने अपना मेडिकल कैरियर 1973 में शुरू किया और मानवाधिकार के इश्यूज पर बहुत ही नजदीकी से काम किया है। और अभी ताजा एक उनका लेख है जिसमें मणिपुर, नूह और रेल में कत्ल, सद्भाव की वापसी जरूरी, ये है। तो मैं राम पुनियानी जी से आज बिल्कुल कंफर्टेबल, कोई खास सवाल मैंने तैयार नहीं किए हैं, मैं सिर्फ उनसे ये समझना चाहता हूं कि जिस सपने को लेकर के आप भारत में, आपकी फैमिली आई थी, आप अब कहां और कैसे महसूस कर रहे हैं? राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो 15 अगस्त की 76वीं वर्षगांठ हमारी आजादी की। आप क्या देख रहे हैं, देश को किन हालात में महसूस कर रहे हैं? आपका जो तजर्बा है जिंदगी भर का, जो सपने ख्वाब लेकर के एक रिफ्यूजी फैमिली उस वक्त थी जो भारत में आई थी, आज आप कैसे देख रहे हैं मुल्क को? तो आपने जो सवाल किया है वो एक बहुत लंबे पीरियड का है और अपने जवाब के पहले मैं भी आपको 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं और सब अपने दर्शकों को भी शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे लिए बहुत आज खुशी का दिन है। तो एक जो लंबा पीरियड मेरे जीवन का रहा है कि एक रिफ्यूजी के रूप में आके यहाँ सेटल होना नागपुर में, और उसके बाद जो हमने उस समय शुरुआत में जो प्रभाव था वो गांधी का था, नेहरू का था, और उसी के साथ साथ मुझे पढ़ने का थोड़ा शौक था। तो हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं मैं बहुत पढ़ता था और उससे मुझे पूरे भारतीय समाज का एक बहुत गहरा चित्र मिला। इसी के साथ साथ जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में बहुत आकर्षण था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन और इन लोगों के बारे में भी आकर्षण रहा। अब उस समय हालात ऐसे थे, पर्सनल विकास तो एक तरफ था, दूसरी तरफ देश के हालात ऐसे थे जिससे हम तो यूज टू हो गए थे कि एक तरफ तो हमको जो गेहूं खाने को मिलता था वो लाल रंग का गेहूं आता था, और ये लाल रंग का गेहूं PL 480 का अमेरिका से आता था। अमेरिका में जानवर भी इसको नहीं खाते और वो यहाँ आता था। बाद में फिर 1965 में जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि हमको एक ही टाइम पे खाना खाना चाहिए, यानी उस समय ये फूड की शॉर्टेज का चल रहा था। अब इसी के साथ साथ नेहरू जो प्रधानमंत्री के रूप में नीतियां ले रहे थे, हम स्कूलों में पढ़ते थे। पंचवर्षीय योजना का हमारे स्कूलों में चैप्टर पढ़ाया जाता था और उसमें मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी स्टडी करता था। और उसी में जो सबसे पहले बांध का उद्घाटन हुआ, भाखड़ा नंगल बांध, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो भाषण था बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा ये जो बांध है
ये जिससे हमारी खेती का उत्पादन बढ़ेगा, जो बढ़ा बाद में, ये हमारी आधुनिक भारत के पूजा के स्थान है। और इसी के चलते लगातार उन्होंने फिर आईआईटीज के बारे में सोचा, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, बीआरसी, सीएसआईआर, इसरो वगैरह के बारे में सोचा। फिर पब्लिक सेक्टर की शुरुआत हुई। भिलाई स्टील प्लांट के बारे में तो मुझे अभी भी याद है कि कैसे रशिया के कोलैबोरेशन से वो शुरू हुआ। फिर दुर्गापुर स्टील प्लांट हुआ, और धीरे धीरे देखा कि समाज में लोगों को की जो सेहत है वो सुधरने लग गई। कि अभी उस समय इरेडिकेशन प्रोग्राम चालू हुए, कॉलेरा के, पोलियो के, और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चालू हुए। और अभी उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो मुझे याद है कि लॉन्जिविटी, जो एक एवरेज लाइफ स्पैन था, वो 40 साल के आसपास था। और अभी बताने में बहुत खुशी होती है कि लाइफ स्पैन 70 से ऊपर ऑलरेडी पहुंच रहा है। तो दूसरा, शिक्षा के बारे में देखिए कि यहाँ जो धीरे धीरे साइंटिफिक मैन पावर बढ़ता गया, साइंटिफिक मैन पावर, उसमें भी फिर एक कंटिन्यूटी रही कि नेहरू ने इस प्रकार की जो फाउंडेशंस रखी, उसी को लेकर बाद में कंप्यूटर एज, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका बहुत जोर बढ़ा। और इसके चलते अगर आप देखें तो आज दुनिया में साइंस में, साइंस कंट्रीब्यूशन में, और मैन पावर, साइंस मैन पावर में इंडिया बहुत आगे है, बहुत आगे। अगर आप देखें तो दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनीज में इंडियंस वहाँ हैं। उसका कारण यही है कि जो फाउंडेशंस उस समय डाली गई थी वो बहुत मजबूत थी। और उस समय भी हम जो बात करते थे आपस में, थोड़ा वयस्क होने के बाद, वो चर्चा ये नहीं रहती थी कि मंदिर कहाँ बनेगा, या आप क्या खाते हो, या आप किससे मोहब्बत करते हो, या किससे नफरत करते हो। मुख्य मुख्य मुद्दे तो यही रहते थे, यार देश में बेरोजगारी और कैसे कम होगी, ये गरीबी है, इसको दूर करने के लिए और क्या किया जा सकता है, और ये जो गरीब और अमीर के बीच में खाई है, ये कैसे कम हो सकती है। और तीसरा, मजदूरों के अधिकार, किसानों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, इन मुद्दों पर चर्चा होती थी। और काजिम भाई, उसको एक बार आपको बता दूं, उस समय कॉफी हाउस नाम का एक इंस्टीट्यूशन होता था। इंस्टीट्यूशन मतलब जहाँ आप हाँ, बैठ के गपशप करते हो। और वो बिल्कुल। कॉफी हाउस में हम लोग चाय, पैसे तो ज्यादा नहीं रहते थे, पर आधा कप चाय या आधा कप कॉफी लेकर घंटों घंटों वहाँ बातें करते थे, जब तक वेटर आके बहुत परेशान होकर हमको वहां से उठाता नहीं था। और चर्चा यही रहती थी, समाज के बारे में, विचारधारा के बारे में, और ये नीतियां चलती थी। अब 1990 के बाद से तो माहौल जिस प्रकार से बन रहा है वो बहुत ही खतरनाक बन रहा है। कि जहां हम पहले, हमारा मुख्य फोकस जीवन के मुद्दों पे रहता था, और मुझे भी लगता था कि मुझे भी अगर समाज का योगदान देना है, समाज में योगदान देना है, तो मजदूरों के हकों के लिए काम करो, किसानों की बेहतरी के लिए काम करो, औरतों की बेहतरी के लिए काम करो, ये मेरा रवैया था। फिर ये 90 के दशक के बाद से देश ने करवट लेना चालू किया उल्टी दिशा में। करवट तो देश लेते हैं सही दिशा में भी, उल्टी दिशा में। और ये जो करवट ली, ये उल्टी दिशा में थी। ये करवट क्या थी? वो राम मंदिर का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और राम मंदिर के मुद्दे के बाद उसके पहले 1984 में सिखों का कत्लेआम दिल्ली में हुआ, बहुत भयंकर, बहुत नृशंस। पर एक ही बात थी कि सिखों के खिलाफ जो दंगे हुए, जो नस्ल कत्लेआम हुआ, वो एक ही बार हुआ। और सिखों के खिलाफ जो नफरत फैलाई गई, उस तौर पे फैलाई गई। और उसके बाद जैसे वो एक तूफान आके थम गया, 3-4 साल में थम गया। खैर, उसका इंसाफ मिलना चाहिए, उसको, उसके लिए भी उनके अपराधियों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी बात जो है, खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ जो दंगे होते रहे, वो लगातार एक के बाद एक के बाद एक बढ़ते रहे। पहले तो मैंने ख्याल ही नहीं किया कि जैसे 1962 में, 1961 में जबलपुर में हुए दंगे, 1969 में गुजरात में, और फिर 1980 के दशक में तो ये बढ़ते गए, मेरठ, मलियाना, भागलपुर में होते गए। और ये दंगे में एक कंटिन्यूटी थी। तो इसलिए मैं सिख दंगों को एक बहुत खराब मोड़ के रूप में देखता हूँ। पर एक ही बार का मोड़ था वो, जबकि हिंदू मुसलमान के नाम पे, वास्तव में वो हिंदू मुसलमान का नहीं है, वो मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। वो दंगे लगातार एक से बाद एक के बाद एक, पहले से ज्यादा भयंकर होते गए। मुंबई में 1992-93 में हुए, बहुत भयंकर हुए, लगा ये सबसे खतरनाक है। फिर 2002 में गुजरात हुए, अरे लगा ये तो उससे भी खतरनाक है।
फिर मुजफ्फरनगर में हुए 2013 में, और खतरनाक हुए, और अभी दिल्ली में हुए 3-4 साल पहले। तो ये लगातार एक सिलसिला मुस्लिम विरोधी हिंसा का देखने को मिला, जो आज़ादी के समय जिसका सपना कभी भी नहीं था। उस समय भी थोड़ा बहुत था मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भावना, कि भाई इनके कारण मुसल पाकिस्तान बना। तो मैंने अध्ययन किया, ये इनके कारण नहीं बना था, मुसलमानों के कारण नहीं था। ये तो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, हिंदू सांप्रदायिकता, मुस्लिम सांप्रदायिकता, ये तीन चीजों का मिश्रण था, जिसके कारण पार्टीशन हुआ। और यहाँ जो एक प्रोपोगेंडा मिल चालू की गई, उसने मुसलमानों को टारगेट करना चालू कर दिया। और धीरे धीरे इसको मैं अपने जीवन में महसूस करने लग गया। अपने बचपन में मैं देखा तो मेरे दोस्तों में मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। एक मुसलमान दोस्त मेरे मेडिकल कॉलेज में तो सबसे करीबी था, मेरे घर के पास रहता था। तो वो मेरे यहाँ पढ़ता था, मैं उसके यहाँ जाके पढ़ता था, और हमारे फैमिली के पार्ट हो गए थे। आज तो ये कल्पना करना भी मुश्किल हो गया। तो खैर, मैं बात कर रहा था कि जो माहौल 1920 के बाद, एक और मैं इसको कल्चरल रूप में भी देखता हूँ। 1991 में कल्चरल में ग्लोबलाइजेशन आ गया, और कॉफी हाउस की जो मैंने आपको बात की, कॉफी हाउस के बदले कैफे कॉफी डे आ गया। जो चाय हम 25-30 पैसे में पीते थे, अभी वो 60 और 70 रुपए की हो गई। और लोग फिर उसमें जो चर्चा के विषय हैं, वो चर्चा के विषय समाज के विषय नहीं है, चर्चा के पैशन के, अपने आप को प्रमोट करने के और दूसरे प्रकार के हैं। तो एक तो कल्चर में बदलाव आया। फिर आप देखिए तो फिल्मों का देखिए, तो बचपन में बहुत सारी फिल्मों का अच्छा प्रभाव था। खैर, फिल्में भी मैं इतनी याद नहीं रखूंगा, पर जैसे राज कपूर की जागते रहो थी, राज कपूर की तो ज्यादातर फिल्में ये गरीबी के आधार पर ही बनी थी। श्री 420 और जो भी उनकी थी, गरीब बस्तियों को दिखाने वाली फिल्में थी। फिर बलराज साहनी की जो आई थी 2 बीघा जमीन, उसने तो फिर एक तौर से हिला दिया। तो वो एक कल्चर था। अभी 1990 के बाद से एक तरफ तो कल्चर में आप देखिए तो हम आपके हैं और कौन, हम दिल दे चुके सनम, ये इस लेवल पे आ गया। हमारे साहित्य में भी जो बदलाव आए वो भी आप देख रहे हैं। मैं मोटे तौर पे कह रहा हूँ, मैं इतना इनका गहरी बात नहीं कर रहा। पर मुख्य मेरा जो फोकस रहा 1990 के बाद से जो खास परेशानी हुई, तो उसमें आजादी के आंदोलन के मूल्य पहले से ज्यादा याद आने लग गए। क्योंकि आजादी तो हमारी मिली थी कि भाई हम सब एक हैं, समता, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय। अब इक्वालिटी में हिंदू मुसलमान में इक्वालिटी, हिंदू क्रिश्चियन में इक्वालिटी, पुरुष और स्त्री में इक्वालिटी, ब्राह्मण और दलित में इक्वालिटी, आसामी और बंगाली में इक्वालिटी, बंगाली और मलयाली में इक्वालिटी। ये हमारी इक्वालिटी का आधार था। पर अब सबसे बड़ा जो आधार था हिंदू मुस्लिम एकता का, वही टूटने लग गया। महात्मा गांधी ने अंत में यही बात कही थी, जो उन्होंने महसूस किया था कि ये हिंदू मुस्लिम एकता हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। अब उसमें करेले पे नीम चढ़ गया। 1990 के दशक में देखिए तो ईसाइयों के खिलाफ हिंसा चालू हो गई, पैस्टर ग्राहम स्पेंस को जिंदा जलाया गया। उसके बाद कंधमाल में हिंसा हुई। फिर वो उसके पहले हम गुजरात में डांग्स में हिंसा देख चुके थे, झुआ में हिंसा देख चुके थे। और अभी तो क्या कहा जाए कि मणिपुर में जो हिंसा देखी जा रही है, उसका तो क्या कहने। शर्म से उस बात के बारे में तो चर्चा करने की इच्छा नहीं होती। हमारी इंसानियत इतनी नीचे गिर गई है। जो 1947 में हम मोहब्बत के गीत गाते थे, और तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, ऐसे गीत गाते थे। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो गाते थे, उसके बदले आज मणिपुर देखने को मिल रहा है। उसके बदले आज आपने बात की मेवात की, एक तरफ तो मेवात में लोगों ने बहुत अच्छा परिचय दिया, दूसरी तरफ सांप्रदायिकता फैलाने वाली ताकतें चुप नहीं है। वो अभी भी बात कर रही हैं कि मुसलमानों को नौकरी मत दो, उनकी दुकानों से सामान मत खरीदो, उनको सामान मत बेचो, उनका बायकॉट करो, इकोनॉमिक बायकॉट करो। इसी बीच फिर कोविड देखा। मैं तो एक डॉक्टर भी हूँ, तो कोविड में देखा कोविड जो फैला, वो डोनाल्ड ट्रंप जो आए थे, नमस्ते ट्रंप के नाम से अहमदाबाद में 2 लाख लोगों की भीड़ थी। कोरोना बढ़ा होगा। एक सिख ग्रंथी भी आए थे, उनके भी ये थे। और एक कपूर नाम की एक गायक थी, उसके भी प्रोग्राम हुए, बड़े बड़े प्रोग्राम हुए। उस पे लोगों ने उंगली नहीं उठाई। वो तबलीगी जमात के लोग जो
300-400 थे दिल्ली में बैठे हुए, लोगों ने कहा कोरोना इसके लिए आया है, इनके कारण आया है, ये तो कोरोना बॉम्ब बनाया इन्होंने, कोरोना बॉम्ब, कोरोना जिहाद। मैं शर्मसार हो गया कि जिहाद शब्द जहां इस बात के लिए खड़ा होता है, जद्दोजहद, बेहतरी के लिए जद्दोजहद करना, अच्छा इंसान बनने के लिए जद्दोजहद करना, उसमें अब उन्होंने जिहाद में ऐसा उसमें मोड़ ले आ दिया 9/11 2001 के बाद कि कोई भी मुसलमान इन्वॉल्व है, कोई भी गलत काम होता है तो उसको जिहाद के नाम से कर देते। तो कोरोना जिहाद आ गया। अभी फिर वो लैंड जिहाद, कौन सी जिहाद नहीं है भैया, सभी प्रकार की जिहाद ले आई, और लव जिहाद तो सबसे खतरनाक। तो 1947 से लेके अभी तक की जो यात्रा यही रही है, वो बहुत दुखदाई यात्रा रही है कि हम जहाँ से शुरू हुए थे, शुरू में ट्रेंड था, हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता। अब बात हो रही है कि यहाँ तो एक ही संस्कृति थी, एक ही धर्म की संस्कृति थी, और वो धर्म के अंदर भी सवर्णों की संस्कृति को यहाँ का प्रतिनिधि माना जा रहा है। तो जो आजादी के आंदोलन ने प्राप्त किया, एक तरफ भगत सिंह ने अपने बलिदान से, भगत सिंह मैं एक प्रतीक के रूप में लेता हूँ, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने जो अपने बलिदान से एक प्रतीक खड़ा किया, बाबा साहब आम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, इन्होंने अपनी जो कोशिशों से आधुनिक भारत में नए मूल्यों की प्रस्थापना की, और जो मौलाना आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व करने वाली पार्टी को सामने रखा, ये सब जोड़ने वाली बातें थी, मोहब्बत का पैगाम था, प्रगति का पैगाम था, बराबरी का पैगाम था। उसके उलट आज जो इतनी बड़ी बड़ी हिंसा हो रही है, तो हमारे प्रधानमंत्री लोग ऐसा आलोचना करते हैं कि वो नहीं बोलते। क्यों बोलेंगे? वो उनके एजेंडा को सूट होता है। सरल बात है, जो व्यक्ति 18 घंटे काम करता है और दिन में 4-5 इलेक्शन रैलियां कर सकता है, वो मणिपुर के दंगाइयों को उनका कान क्यों नहीं पकड़ सकता? मतलब है कि उसको नहीं पकड़ना, कहीं तो भी कुछ हो रहा है। तो ये लंबी यात्रा में आज एक बहुत दुख का मुकाम है। 15 अगस्त में जब सेलिब्रेट करता हूँ तो याद आता है कि हमारे कितने लोगों ने बड़ा बलिदान किया, जेल में गए, फांसी के तख्ते को चूमा, और आज उन्हीं की बदनामी की जा रही है, जिसको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, आप और मैं। और उसको कहा कैसे राष्ट्रपिता है? उन्होंने तो कुछ नहीं किया। वो 2 महीने के लिए सिर्फ 1942 का आंदोलन किया, बाकी उन्होंने क्या किया? अब लोग ये भूलते हैं कि 1920 का आंदोलन क्या था, सॉल्ट मार्च क्या था, 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, और इसके साथ साथ जो पूरा देश को देश बनाने की भावना। देखिए, कोई भी चीजों में 2 चीजें होती हैं, एक ब्रिटिश का विरोध और दूसरा भारत का बनना, लोगों का जुड़ना। लोगों का जुड़ना ये बड़ी प्रक्रिया है, और इसमें आजादी के आंदोलन के 2 पैर हैं। एक पैर है लोगों को जोड़ना बराबरी के आधार पे, दूसरा पैर है ब्रिटिश का विरोध करना। आज उसको केवल एक चीज पे रोक दिया गया कि भाई ये गांधी ने तो कुछ नहीं किया, और फिर वो गांधी ने अम्बेडकर से विरोध था, गांधी का सुभाष चंद्र बोस से विरोध था। लोग सब भूल जाते हैं गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विरोध थे, अरे बड़े नेता थे, उनके विचारों में फर्क क्यों ना हो। पर लोग ये भूल जाते हैं कि गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। लोग ये भूल जाते हैं कि जब सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को अंग्रेज बाद में युद्ध के बाद कैद करके लाए, तो महात्मा गांधी उनको मिलने गए, और उनका मुकदमा लड़ने के लिए महात्मा गांधी के चेले सब खड़े हो गए, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, भूलाभाई देसाई, उन्होंने सब आजाद हिंद फौज के लिए लड़ा। तो ये इसको एक जो हमारे आजादी के आंदोलन के मूल्य और विरासत को जो मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, इस 15 अगस्त के मौके पर उसके बारे में सोचते हुए बहुत तकलीफ भी होती है, पीड़ा भी होती है। और एक बात बताऊं काजवी भाई आपको, कल 14 अगस्त था। 14 अगस्त को दिन इन्होंने एक नया चालू किया, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, विभाजन विभाषिका स्मरण दिवस। अब ये क्यों चालू किया गया भाई? अब पार्टीशन को तो हुए तो इतने साल हो गए, उसमें हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे। लोग पार्टीशन की फैमिली, पाकिस्तान से हिंदू इधर आए, यहाँ से मुसलमान उधर गए। अब ये केवल याद कर दिलाना चाहते हैं कि देखो हिंदुओं को कितनी तकलीफ हुई। तकलीफ तो दोनों को हुई,
ये याद दिलाना चाहते हैं कि पार्टीशन की मांग जिन्ना ने रखी। अब ये भुलाना चाहते हैं कि भाई सबसे पहले टू नेशन थियरी सावरकर ने रखी थी। ये दोनों बराबर की प्रक्रिया है। मुस्लिम सांप्रदायिकता, हिंदू सांप्रदायिकता, ये एक दूसरे के बराबर और एक दूसरे के विरोध में लगातार चलते रहते हैं। ये भुला देते हैं कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, इन्होंने मिलकर सरकारें चलाई थी सिंध में, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। तो आज ये नया जो इन्होंने शगुफा छोड़ा हुआ है 14 अगस्त वाला, वो भी तकलीफ वाला है, क्योंकि उसमें भी वो सेलेक्टिवली मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए उसको टारगेट कर रहे हैं। पार्टीशन के लिए केवल जिन्ना को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि पार्टीशन तो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, हिंदू सांप्रदायिकता के ये सिद्धांत की ये हिंदू राष्ट्र है, और मुस्लिम सांप्रदायिकता की भाई मुस्लिम राष्ट्र अलग होना चाहिए। तो ये तीनों सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो आज मुझे सबसे तकलीफ इस बात की है कि सामाजिक चेतना में एक बहुत बड़ी गिरावट आ रही है, और ये सामाजिक चेतना में जो गिरावट आ रही है उसका मुकाबला करने के लिए जो महात्मा गांधी के फॉलोअर्स हैं, जो आपके जैसे मेरे जैसे कार्यकर्ता हैं, हम लोग कहीं कम पड़ रहे हैं। हमारी कोशिशें कम पड़ रही हैं, और जरूरत इस बात की है कि आजादी के आंदोलन के सिद्धांतों को फिर से लोगों के पास ले जाने की जरूरत है। आज के दिन को सेलिब्रेट करने का तो यही मतलब है कि बस झंडा फहराने से वो नहीं होता। ये मूल्यों को अंदर डालने की जरूरत है, और जो लोग ये मूल्य भूल चुके हैं उन लोगों में इन मूल्यों को ले जाने की जरूरत है। ये मुझे 15 अगस्त का दिखता है, और अपने जीवन के 75-77 साल में लगता है कि हम बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं, और इस दिशा को बदलना बहुत जरूरी है। अच्छा राम पुनियानी जी, आपने अभी हाल ही में एक लेख लिखा है जिसका हेडिंग मणिपुर, नूह और रेल में कत्ल, सद्भावना की वापसी जरूरी, जिसको आपने कुछ इस तरह से कंक्लूड किया है। मेरे सामने आपका वो आर्टिकल है जिसमें आपने आखिर में जो बात कही है वो ये है कि हमें नफरत से मुकाबला करना ही होगा, हमें नफरत के खिलाफ आंदोलन चलाना होगा, हमें ऐसे प्रशासनिक तंत्र यानी सरकारी सिस्टम और पुलिस बल की जरूरत है जो बहुवाद यानी मेजोरिटेरियनिज्म और विविधता के मूल्यों के प्रति संवेदनशील हो, सेंसिटिव हो। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्ध हो, सांप्रदायिक राष्ट्रवाद के प्रति नहीं। तो ये जो एक तरह से अपने एक टारगेट बताया है देश को कि हमें क्या चाहिए और हम कहां पहुंच चुके, जो आपने बताया कि हम गलत सिमत में जा रहे हैं, इसको हासिल करने का तरीका आपके जहन में कोई हो कि किस तरह से इस टारगेट को हासिल किया जाए, तो मैं समझता हूं वो भी बात हो जाए। आज 15 अगस्त है, लोगों को एक गौर करने का, सोचने समझने का मौका जरूर है, ये इस पर बात की जाए। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसको मैं 3 धरातल पे देखता हूँ। एक तो तुरंत फौरी जो जरूरत है, फौरी तुरंत जरूरत ये है कि सांप्रदायिक पार्टियों को सत्ता से निकालना जरूरी है। कठिन काम है, बोलना आसान है, उसकी तरफ कुछ कोशिशें चल रही हैं। और जो भारत जोड़ो अभियान का संदेश है, मैं किसी एक पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा, भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश है, जो गांधी का संदेश था, लोगों को जोड़ने का, धर्म से परे, जाति से परे, भाषा से परे, लिंग से परे, वो संदेश को गहरा करने के लिए जरूरत इस बात की है कि हमारे समाज में बहुत सारे अच्छे अच्छे आंदोलन हैं। ये मैं फख्र के साथ कहता हूँ। किसानों के बीच में मजबूत आंदोलन है, मजदूरों के बीच के अच्छे आंदोलन हैं, महिला अधिकारों के अच्छे आंदोलन हैं, आदिवासियों के बीच में अच्छे आंदोलन हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के अच्छे आंदोलन हैं। पर काजमी भाई, समस्या ये है, ये सब आंदोलनों में बिखराव है। बिखराव है, और ये एक दूसरे को मजबूत नहीं करते। अब मैं आलोचना कर रहा हूँ, मेरा आलोचना करने का कोई ज्यादा अधिकार नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है कि जब आप 1 से 1 2 हो रहे हैं, अभी 1 से 1 2 हो रहे हैं, जबकि 1 और 1 11 होना चाहिए। और वो ऐसा हो सकता है कि जैसे महिला आंदोलन है, मजदूर आंदोलन है, किसान आंदोलन है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय हो। मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं, और जहां तक देश की एकता का सवाल है, संविधान का सवाल है,
मेरा कंधा आपके कंधे से चिपका हुआ है, मेरा हाथ आपके हाथ में है, आपका हाथ मेरे हाथ में है, हमारा एक ज्वाइंट मुट्ठी बन रही है आंदोलन की। याद रखिए, आंदोलन के बगैर लोकतंत्र जिंदा नहीं रहता। और दूसरा ये मुझे लगता है, अगर लोकतंत्र नहीं हो तो आंदोलन नहीं चल सकते। और एक तीसरी जो चीज आंदोलन के रूप में ले जाने की जरूरत है वो ये कि आज हमारी सामाजिक चेतना पूरी तौर से करप्ट हो चुकी है, पूरी तौर से सांप्रदायिक हो चुकी है, पूरी तौर से नफरत से भर गई है। व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, सोशल मीडिया हो, गोदी मीडिया हो, फेक न्यूज फैक्ट्री हो, आईटी सेल हो और लाखों शाखाएं हो, ये नफरत का पैगाम फैला रही हैं। तो जो प्रगतिशील लोग हैं, जो समाज में बेहतरी चाहते हैं और एकता चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल जरूरी है कि वो अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने स्कूल में, अपने अपने कॉलेज में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में, आंदोलन के क्षेत्र में थोड़ा वक्त निकालकर ऐसी लाइब्रेरीज का विकास करें, ऐसे मीडिया का प्रचार करें। क्योंकि देखिए, आज नुक्कड़ नाटक होना चाहिए, गीत होना चाहिए जो लोगों को सिखाए तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। और फिर मेरे दोस्त चारुल और विनय का एक वो गीत है, मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। तो ऐसा बस्ती बस्ती में 15 दिन में एक बार, महीने में इस प्रकार के कार्यक्रम होना चाहिए जहाँ इस प्रकार के गीतों को याद किया जाए, गाया जाए, गवाया जाए। और साथ ही साथ जो फिल्में और वीडियो उपलब्ध हैं, वीडियोस जैसे आप काम कर रहे हैं, आपके वीडियो कितने पहुंचते हैं? 4000, 6000, 10,000, आप खुश हो जाते हैं, मैं भी खुश हो जाता हूँ। देश कितना बड़ा है काजी भाई। जी बिल्कुल। इन चीजों को समाज तक ले जाने के लिए, जैसे मेरे दोस्त आनंद पटवर्धन की फिल्में हैं, बेहतरीन फिल्में हैं, उन्होंने सीरीज भी बनाई है रीजन विवेक के नाम पे। आपके जैसे और बहुत सारे चैनल हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि हर बस्ती में छोटे छोटे पैमाने पर 30-50 लोगों को महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार ये वीडियोस, फिल्में दिखाए जाएं, गाने सुनाए जाएं, चर्चा की जाए, लाइब्रेरी बनाई जाए जहां इस प्रकार की किताबें हों जो गांधी की हों, जो नेहरू की हों, भगत सिंह की हों, और उसमें से जो छोटे छोटे इतिहास की सच्चाई है उसको ले जाने वाली लाइब्रेरी हो। ये करने की बहुत जरूरत है और ये तीनों चीजों की जरूरत है। सांप्रदायिक पार्टी को हराना, आंदोलनों को समन्वय, एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चलना, एक दूसरे को मजबूती देना, और तीसरा बस्ती के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे सद्भावना के संदेश को फैलाना। ये तीनों चीजें मेरे ख्याल से आज के समय में मुझे लगता है बहुत जरूरी है। इसके बगैर हम उस रास्ते पे नहीं आ सकते जो हमने 1947 पर जिस रास्ते पर आए थे, उस सपने को हम पूरा नहीं कर सकते जो आजादी के आंदोलन के सपूतों ने देखा था। ये बहुत ही अहम है। मैं इसमें बात और बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि देखिए, जिस तरह से राम पुनियानी जी ने बात कही है कि देश जो है वो विपरीत दिशा में गया 1990 की दहाई के बाद में, और अब हम वहां पहुंच गए जहां बिल्कुल खुले तौर पर नफरत की बातें की जा रही हैं। उसको ठीक करने के लिए, वापस देश को सही ट्रैक पर लाने के लिए आपने हल भी बता दिया। सांप्रदायिक पार्टियों को सत्ता से दूर किया जाए, आंदोलनों में एकता लाई जाए, जो जिनका मकसद एक ही है लेकिन बिखरे हुए हैं वो इकट्ठे आ जाएं, और सद्भावना का संदेश जो है वो पूरे देश में बस्ती बस्ती हर जगह पहुंचाया जाए। आज 15 अगस्त को अगर हम सभी अपने अपने सतह पर एक प्रतिज्ञा लें, अपने आप से वादा करें कि इस रास्ते पर हम चलें, तो हमें उम्मीद है कि देश ज्यादा अच्छा, बेहतर और नफरत से बचते हुए जिंदगी गुजार करके तरक्की के रास्ते पर जाने का रास्ता बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।